हाँ, तो विद्यार्थियों, कल अपन ने एक लोचपूर्ण अंकेक्षण कार्यक्रम के बारे में विस्तार से चर्चा की, जिसमें लोचपूर्ण अंकेक्षण कार्यक्रम क्या होता है, एक अंकेक्षण कार्यक्रम को लोचपूर्ण बनाने की विधि क्या है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। अब अपन लोचदार अंकेक्षण कार्यक्रम के लाभ और उसके बाद अंकेक्षण कार्य प्रारंभ कैसे करते हैं, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो लोचपूर्ण अंकेक्षण कार्यक्रम के लाभ क्या क्या हैं, उसके बारे में अपने को जानकारी प्राप्त करनी है। तो लोचपूर्ण अंकेक्षण कार्यक्रम के लाभों में सबसे पहला लाभ है रचनात्मक चिंतन का अवसर मिलना। रचनात्मक चिंतन का मतलब होता है कि अंकेक्षक का स्टाफ और नियोक्ता के कर्मचारियों को ये सोचने का मौका मिल जाता है कि इस काम को और बढ़िया तरीके से कैसे किया जा सकता है। दूसरा लाभ है अंकेक्षक के स्टाफ की योग्यता, कुशलता और ज्ञान का पूरा उपयोग होता है, क्योंकि वो लकीर के फकीर बनकर काम नहीं करते, क्योंकि उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है कि इस काम को और बढ़िया ढंग से कैसे किया जा सकता है। तीसरा लाभ है यंत्रवत एवं अरुचिपूर्ण कार्य से मुक्ति। जैसा कि अपन ने देखा कि लोचपूर्ण अंकेक्षण कार्यक्रम में यह व्यवस्था होती है कि अंकेक्षक का स्टाफ अपनी बुद्धिमत्ता से राय देने के लिए स्वतंत्र होता है। इसलिए यदि उसे किसी कार्य में बोरियत लगे तो वो अपना सुझाव देके और उसमें परिवर्तन करा सकता है कार्य के करने के तरीके में, जिससे उसकी कार्य के प्रति रुचि बढ़ जाएगी और कार्य भी यंत्रवत नहीं होगा और अरुचिपूर्ण नहीं होगा, उससे मुक्ति मिल जाएगी। चौथा लाभ है परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन संभव। यदि अंकेक्षण कार्यक्रम लोचदार है तो उसमें बदली हुई परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तन किया जा सकता है। पांचवा लाभ है अंकेक्षक के कर्मचारियों में स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है, क्योंकि इसमें यह उन्हें अवसर दिया जाता है कि वे अपने विवेक से निर्णय लें और इस अंकेक्षण कार्यक्रम जो बना हुआ है उसमें कोई और अच्छा इम्प्रूवमेंट करने के लिए सजेशन भी दें। तो इसलिए वे स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने में सक्षम होते हैं और उनकी निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। और लास्ट में अंकेक्षण स्टाफ में परिवर्तन करना आसान। कारण है कि यदि अंकेक्षण कार्यक्रम लोचदार होगा तो किसी व्यक्ति को किसी कार्य में बोरियत हो रही है तो उसके स्थान पर दूसरा स्टाफ लगाकर या वह कार्य दूसरे स्टाफ को देकर पूरा करा लिया जाएगा और जिसके पास ही एक कार्य लिया जाएगा उसे अन्य कार्य प्रदान कर दिया जाएगा जिसकी उसमें रुचि है। इसके बाद अपन आते हैं अंकेक्षण कार्य का प्रारंभ, कमेंसिंग द ऑडिट। अंकेक्षण नया हो या पुराना,
अंकेक्षण पूर्व की तैयारी नियोक्ता तथा अंकेक्षक दोनों को करनी पड़ती है और दोनों के लिए ही तैयारी बहुत महत्वपूर्ण है। नियोक्ता को चाहिए कि वह अंकेक्षण प्रारंभ होने से पूर्व अपने कर्मचारियों को निर्देश देकर सभी लेखा पुस्तकों तथा संबंधित प्रमाणकों व प्रपत्रों को तैयार रखे। सामान्यतया अंकेक्षक स्वयं नियोक्ता को यह सूचना देता है कि लेखा पुस्तकें तथा प्रमाणक और जो भी अन्य प्रपत्र हैं अंकेक्षण से पूर्व तैयार रखे जाएं। इसके पश्चात ही अंकेक्षण का कार्य प्रारंभ करना चाहिए। तो अंकेक्षण का कार्य प्रारंभ जब किया जाता है तो उसे 3 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1, नियोक्ता को निर्देश, इंस्ट्रक्शन टू द एम्प्लॉयर। दूसरा, अंकेक्षण कर्मचारियों को अंकेक्षण के लिए भेजना, सेंडिंग ऑडिट स्टाफ फॉर ऑडिट वर्क। और अंतिम और तीसरा, अंकेक्षण कार्य प्रणाली, ऑडिट वर्किंग सिस्टम। ये वर्किंग सिस्टम में 2 चीज़ें हैं, एक है नैतिक जांच, एक है परीक्षण जांच। नैतिक जांच मीन्स रूटीन चेकिंग और परीक्षण जांच को इंग्लिश में टेस्ट चेकिंग बोलते हैं। तो अंकेक्षण कार्य को प्रारंभ करने पर ये 3 कदम उठाए जाते हैं। पहला कदम है नियोक्ता को निर्देश, इंस्ट्रक्शन टू द एम्प्लॉयर। अंकेक्षण प्रारंभ करने से पूर्व अंकेक्षक को नियोक्ता को निम्न निर्देश देने होते हैं। उसमें पहला निर्देश है प्रमाणकों के बारे में। प्रमाणक मीन्स वाउचर्स। समस्त लेखा व्यवहारों के संबंध में जितने भी प्रमाणक तैयार किए गए हैं उन्हें नियोक्ता के कर्मचारी तैयार रखें और उन्हें तिथि व लेखे के क्रम में फाइल करके रखें ताकि अंकेक्षण करने पर ज़्यादा समय बर्बाद न हो। दूसरा निर्देश है प्रारंभिक लेखा पुस्तकें, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। प्रारंभिक लेखा पुस्तकों का प्रारंभिक लेखा पुस्तकें जितनी भी व्यापार में मेंटेन होती है उनकी लिस्ट बनाकर जिस दिन अकाउंटिंग ईयर क्लोज होता है उसमें वहां तक की सारी प्रविष्टियां की हुई होनी चाहिए, उनका जोड़ लगा लिया जाना चाहिए, उनकी पोस्टिंग कंप्लीट हो जानी चाहिए। तीसरा है खाता बही, लेजर। खाता बहियां अधिकतम 3 तरह की होती है, जनरल लेजर, बॉट लेजर और सेल लेजर। तो लेजर के सभी खातों के शेष निकाल कर रखे जाने चाहिए। ये नियोक्ता को निर्देश हो। अगला निर्देश होता है तलपट तथा अंतिम खाते तैयार करना, ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट्स। मतलब तलपट और अंतिम खाते अंकेक्षक के आने के पहले नियोक्ता द्वारा या नियोक्ता के कर्मचारियों के द्वारा तैयार कर लिए जाने चाहिए। 5वां निर्देश होता है देनदारों व लेनदारों की सूची, लिस्ट ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। अंकेक्षक ये भी निर्देश देता है कि देनदारों की विस्तृत सूची बना ली जाए जिसमें अच्छे, संदिग्ध और डूबत देनदारों को अलग अलग दिखाया जाए। जो गुड, डाउटफुल एंड बैड की 3 जो कैटेगरीज हैं
उसके हिसाब से उन्हें अलग अलग कर लिया जाए ताकि उसको जांच करने में आसानी रहे कि ये क्लासिफिकेशन सही किया गया है या नहीं। इसी प्रकार लेनदारों की भी सूची बना ली जानी चाहिए। अगला निर्देश होता है विनियोगों के संबंध में, इन्वेस्टमेंट्स। विनियोगों की सूची जिसमें विनियोगों की लागत, अंकित मूल्य, पुस्तक मूल्य और चिट्ठे की तिथि पर उनका बाजार मूल्य क्या है इसको दर्शाते हुए विनियोगों की लिस्ट तैयार रखी जानी चाहिए। अगला निर्देश होता है अंतिम रहतिये के बारे में, क्लोजिंग स्टॉक। अंतिम रहतिये की सूची तथा उसका मूल्य मूल्यांकन की विधि सहित तैयार होनी चाहिए। रहतिये की गणना करते समय यथासंभव अंकेक्षक को उपस्थित रहना उचित रहता है। अगला निर्देश होता है समायोजनों की सूची का, लिस्ट ऑफ एडजस्टमेंट्स। वर्ष के प्रारंभ और वर्ष के अंत में जितने भी समायोजन हैं उनकी सूची बनाकर तैयार रखी जानी चाहिए। जैसे बकाया खर्चों के संबंध में है, पूर्वदत्त व्ययों के संबंध में है, अग्रिम आय, अर्जित आय के संबंध में है। अंकेक्षक को प्रबंधकों से प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए कि उक्त समायोजनों से संबंधित सूचियों में, मतलब इन सारे समायोजनों को, उक्त समायोजनों को संबंधित सूचियों में शामिल कर लिया गया है और इसके अतिरिक्त अब और कोई समायोजन बकाया नहीं है। अगला निर्देश होता है पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो भी स्थायी संपत्तियां हैं उन पर होने वाला खर्चा पूंजीगत व्यय कहलाता है और स्थायी संपत्तियों की सूची या रजिस्टर बना हुआ होना चाहिए जिसमें स्थायी संपत्ति की लागत, पुस्तक मूल्य, बाजार मूल्य और काटे गए हाथ के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद अगला निर्देश होता है स्थगित आयगत व्यय के संबंध में, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। स्थगित आयगत व्ययों की सूची बनी हुई होनी चाहिए जिन्हें चालू लेखा वर्ष में अपलिखित करना अनिवार्य हो। उन्हें अलग से दर्शाया जाना चाहिए ताकि अंकेक्षक उनकी ध्यान से जांच कर सके। अगला निर्देश होता है संदिग्ध दायित्वों के बारे में, कंटिंजेंट लायबिलिटी। संदिग्ध दायित्वों की सूची बनी हुई होनी चाहिए तथा प्रबंधकों से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेना चाहिए कि सभी संदिग्ध दायित्वों को इस सूची में शामिल कर लिया गया है। अगला निर्देश होता है रोकड़ और बैंक शेष के संबंध में, कैश एंड बैंक बैलेंस। चिट्ठे की तिथि को रोकड़ व बैंक शेष का प्रमाण पत्र अंकेक्षक को नियोक्ता द्वारा प्राप्त कर लेना चाहिए। इसी तरह बैंक समाधान विवरण पत्र भी तैयार करने का निर्देश दे देना चाहिए ताकि उसको चेक करने में ज़्यादा समय खर्च न हो। अगला निर्देश लेखा पुस्तकों या बुक्स ऑफ अकाउंट्स के संबंध में होता है। सभी लेखा पुस्तकों की सूची बनी होनी चाहिए जिसमें उन्हें तैयार करने वाले कर्मचारियों के नाम, पद, योग्यता, अनुभव आदि का उल्लेख होना चाहिए। अंकेक्षण करते समय अंकेक्षक को यह पता रहता है कि कौन से व्यक्ति के द्वारा कौन सी पुस्तक तैयार की गई है ताकि उससे संबंधित कोई जानकारी प्राप्त करनी हो तो अंकेक्षक उससे प्राप्त कर सके। इसलिए ये सूची है लेखा पुस्तकों की, वो बनवाई जाती है। उसके बाद अगला निर्देश होता है उच्च अधिकारियों की सूची का। प्रबंधकों और संचालकों
तथा अन्य उच्च अधिकारियों की सूची तैयार करवा लेनी चाहिए, जिसमें उनके नाम, पते, उनके अधिकार और जो वो इनिशियल करते हैं वाउचर्स पे, वो इनिशियल हस्ताक्षर उसमें होने चाहिए। इससे क्या है कि अंकेक्षक को अंकेक्षण कार्य के दौरान जब वो देखे वाउचर्स को तो उनका प्रमाणन करने में आसानी रहे कि सही साइन है, सही व्यक्ति द्वारा उसे प्रमाणित किया गया है। इसके बाद अगला बिंदु है अंकेक्षण कर्मचारियों को अंकेक्षण के लिए भेजना। मतलब अंकेक्षण कार्य प्रारंभ को अपन ने डिस्कस किया, जिसमें पहले अंकेक्षक द्वारा नियोक्ता को निर्देश क्या क्या दिए जाते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। अब नियोक्ता को निर्देश दे दिए, ये सारी चीजें नियोक्ता के कर्मचारी तैयार करके रखेंगे। उसके बाद जब नियोक्ता कह देगा कि आपके द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार काम पूरा हो गया, देन अगला स्टेप आता है अंकेक्षण कर्मचारियों को अंकेक्षण के लिए भेजना। फिर ऑडिटर अपने स्टाफ को ऑडिट के लिए भेज देता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेंडिंग ऑडिट स्टाफ फॉर ऑडिट वर्क। तो अंकेक्षक को अंकेक्षण कार्य के लिए कर्मचारियों का निर्धारण वरिष्ठता के आधार पर करना चाहिए। जो सीनियर हैं उनकी सीनियरिटी के हिसाब से काम का बंटवारा हो। तो जो वरिष्ठ और कनिष्ठ अंकेक्षक है उनकी संख्या, अंकेक्षण किए जाने वाले व्यवसाय के आकार, स्वभाव, आंतरिक नियंत्रण के प्रकार तथा अंकेक्षण कार्य को पूरा करने के लिए उपलब्ध समय सीमा पर यह निर्भर करता है कि कर्मचारियों का निर्धारण किस प्रकार से हो। यदि समय कम है तो ज़्यादा कर्मचारी भेजे जाते हैं, काम ज़्यादा है और समय कम है तो समय पर्याप्त है, थोड़े कम कर्मचारी भेज के पूरा कराया जा सकता है। कर्मचारियों की संख्या का निर्धारण करने के बाद वह उनकी योग्यता और अनुभव के आधार पर कार्य का विभाजन करता है, जिससे प्रभावकारी अंकेक्षण के परिणाम प्राप्त हो सके, मतलब अंकेक्षण प्रभावकारी हो सके। यह आवश्यक है कि वरिष्ठ कर्मचारियों को अपेक्षाकृत कठिन तथा तकनीकी कार्य दिया जाए और जो कनिष्ठ कर्मचारी हैं उनको सरल कार्य दिया जाना चाहिए, ताकि कोई अशुद्धि या छल कपट पुस्तकों में न रह जाए। जैसे लेखा पुस्तकों में किए गए लेखों का प्रमाणकों से प्रमाणन करना है तो ये जूनियर को दिया जाएगा, जबकि सीनियर को लेजर की स्क्रूटनी है इत्यादि का कार्य दिया जाएगा। इसके बाद अपन अंकेक्षण प्रणाली के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे।